साथियों, मैं प्रशांत कुमार बैरवा आज फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, अधिकतर तो स्टूडेंट्स हैं, या तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, या स्कूल स्टूडेंट्स हैं, या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। और कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो वीडियोस जो हैं हमारे टीचर्स भी देखते हैं। मैथमेटिक्स के टीचर्स हुए हों, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, चाहे वो कॉलेज लेवल के हों, चाहे वो स्कूल लेवल के हों, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल के हों, प्राइमरी लेवल के हों, सभी के मन में एक इच्छा होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएँ, और बहुत छोटी उम्र के बच्चों को लेकर और बड़ी उम्र के बच्चों तक बच्चों में गणित की समझ को पैदा कर पाएँ। तो हम काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों के लेवल पे, काफ़ी सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं। हम उन्हें ऑड नंबर, इवन नंबर, टेट्राहेड्रल नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, फिबोनाची सीरीज़, इस तरह के काफ़ी सारे नंबर सिस्टम्स जो हैं, नंबर पैटर्न जो हैं, वो सिखाने की कोशिश करते हैं, पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उसके अलावा काउंटिंग नंबर्स हैं, उसके अलावा कॉम्बिनेशन, क्रमचय, संचय, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो आज का वीडियो जो है स्पेशली सभी टीचर्स के लिए है, साथ ही साथ कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स जो प्रोबेबिलिटी, क्रमचय, संचय, कॉम्बिनेटरीज, परमुटेशन या और दूसरे किसी भी तरह के सिस्टम्स को आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम बात करने वाले हैं पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में। पास्कल कौन थे, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। पास्कल जो है हमारे, ये नाम जो आया है हमारे पास, ये ब्लेज पास्कल के नाम से आया है। हमने पास्कल्स इंजन पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, हमने काफ़ी सारी इक्वेशंस पढ़ी हैं पास्कल के नाम से। फ्रांस के एक मशहूर गणितज्ञ और फिलोसोफर थे ब्लेज पास्कल। उन्होंने एक ट्रायंगल की खोज की, और उस ट्रायंगल की खोज जो उन्होंने की, उस ट्रायंगल में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ढूंढी। उसके नाम पर, उस मतलब उनकी इस खोज के नाम पर, खोज पर उनका नाम रखा गया। पर पास्कल ने जो खोज की उसे काफ़ी सालों पहले ही हम इंडियंस ने खोज चुके थे। हम इंडियंस उसे काफ़ी साल पहले खोज चुके थे, और हमने उसका नाम दिया था मेरू प्रस्तार। और इस मेरू प्रस्तार जो नाम दिया था हमने, हलायुद्ध ने जो ये नाम दिया था, उससे भी काफ़ी सालों पहले पिंगल ने 7वीं शताब्दी में ही इन्होंने इसकी बात की थी छंद सूत्रम में। यहाँ पर इन्होंने पास्कल्स ट्रायंगल को, या मेरू पिरामिड को, या मेरू प्रस्तार को समझाया था। और ये मेरू प्रस्तार किस किस तरह से काम करता है, इस मेरू प्रस्तार के अंदर कौन कौन से फॉर्मूलाज निकल रहे हैं, कौन कौन से अलग अलग मैथमेटिकल एप्लीकेशंस इसकी हैं, इस बारे में बात की थी हमसे पिंगल के बाद हलायुद्ध ने। और हलायुद्ध के बाद जब इंग्लिश मैथमेटिशियंस आए, फ्रेंच मैथमेटिशियंस आए, तो उनमें से पास्कल ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर स्टडी किया, और पास्कल ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम किया। कॉम्बिनेट्रिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, हेड एंड टेल में, ऐसे तमाम तरह के फील्ड जो थे वहाँ पर इन्होंने इसकी बात की। तो आज हम बात करते हैं पास्कल की। पिंगल जो थे, पिंगल पाणिनि ऋषि जो हैं हमारे, उनके ही भाई थे, उनके छोटे भाई थे, और इन्होंने छंद सूत्रम की रचना की थी। वहीं इस पास्कल्स ट्रायंगल को ईरान में खय्याम त्रिभुज भी कहा जाता है। ये काफ़ी जगह खय्याम त्रिभुज के नाम से भी फेमस है। तो मेरू प्रस्तार या खय्याम त्रिभुज या पास्कल्स ट्रायंगल या मेरू पिरामिड या मेरू ट्रायंगल जो है, ये क्यों फेमस है, ये क्या है, हम इसे समझ लेते हैं बड़ा जल्दी से। उसके बाद हम इसके अंदर काफ़ी सारे जो पैटर्न्स हैं, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये पिरामिड एक बार के लिए आपके सामने इधर की तरफ बना रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पास्कल्स ट्रायंगल की सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि इसकी आउटर बॉर्डर्स जो हैं, इसका जो मिनिमम ट्रायंगल है, आउटर बॉर्डर्स जो है वो 1 1 1 होंगी। मैं एक ट्रायंगल की अगर बात करता हूं तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल होता है 3 पॉइंट से बनी हुई कोई आकृति, 3 बिंदुओं से बनी हुई कोई आकृति जहां पर 3 ही रेखाएं हो। त्रिभुज का मतलब है 3 भुजाएं हो जिसकी। अब जब भी आप ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये भी मैं आपको एक अलग बात बता देता हूं जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है। जब भी हम ट्रायंगल बनाते हैं, या जब भी हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को बनाते हैं, तो उस ज्योमेट्रिकल शेप में, जो उस ज्यामितीय आकृति के जो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। और ये जो साइड्स होती हैं, इन साइड्स को हम
स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ऐसी कोई आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है जहां पर बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं या बहुत सारी ऐसी शेप्स आ गई हैं जहां पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है, बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना अगर आपको, तो इन सभी पॉइंट्स के लिए आप क्या करोगे, इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ करोगे। पर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हमारे पास एक समय पर जाकर समाप्त हो जाएंगे। हम ए बी बी, ए सी सी, ए जेड जेड, इवन जेड 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 तक भी जाएंगे हम, तो भी हमारे पास ये जो है कहीं ना कहीं खत्म होंगे। यूं तो ये इनफाइनाइट है, खत्म कभी नहीं होंगे, पर हमेशा हम जब भी पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे तो वहां पर हम कैपिटल लेटर को ही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमने कैपिटल लेटर्स को पॉइंट्स के लिए कर दिया और अगर हमने साइड्स के लिए या लेंथ के लिए हमने स्मॉल लेटर्स को यूज कर लिया, तो हम एंगल्स को किस तरह से यूज करें, हम एंगल्स को किस तरह से डिनोट करें। तो आपने कई जगह ऑथेंटिक बुक्स जो देखी होंगी, वहां पर अगर मैंने इसे ए बी सी लिखा हुआ है तो वहां पर इस पर्टिकुलर एंगल को कहा जाता है, ये एंगल का चिन्ह बनाया जाता है, एंगल ए बी सी। जहां पर एंगल जो है ए से बी की ओर बन रहा होगा, पर बन कहाँ रहा होगा, बी पर बन रहा होगा। तो हम इसे यूज करते आ रहे हैं, पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बार बार इतना बड़े टर्म को रिपीट करना जो है हमारे लिए टिपिकल हो जाता है। शुरुआत में बच्चों को समझाने के लिए हम इसी तरह से करते हैं। ये जो आर्क बन रहा है, ये जो आर्क बन रहा है, ये जो शेप बन रही है, इसी शेप को हम नीचे लिखते हैं। कहाँ से ये शेप आ रही है, ए, कहाँ पर ये बन रहा है एंगल, बी पर बन रहा है, और कहाँ पर ये दोबारा जा रहा है, सी पर जा रहा है। इस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया। स्टैंडर्ड में हमने क्या कहा कि हम पॉइंट्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिस्क्राइब करेंगे, हम साइड्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिस्क्राइब करेंगे। और क्यों इसको यूज़ किया, ग्रीक्स ने हमारी काफ़ी मदद की है मैथमेटिक्स में, ग्रीक मैथमेटिशियंस ने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हैं। तो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स जो थे हमारे, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा, रो, सिग्मा, फाई, ये सारे जो सिंबल्स हैं, ऐसे कुल 24 सिंबल हमारे पास हैं, ऐसे कुल 24 सिंबल हमारे पास हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के। ओमिक्रॉन, सिग्मा, पाई, ची, ये सारे जो सिंबल्स हैं ये हमने यूज़ करना स्टार्ट किया एंगल्स के लिए। तो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है, पर ये जो अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, और इन ग्रीक अल्फ़ाबेट्स को हम जो है एंगल डिनोट करने के काम में लेते हैं। तो हमारा जो ट्राइंगल था, हम जिसकी बात कर रहे थे, वो 3 साइड से बना हुआ है, और इस 3 साइड्स को, इन 3 साइड्स को मैंने क्या किया, मैंने सेपरेट करके लिख दिया। यानी कि मैं इन सभी साइड्स को इक्वल लेंथ की, 1 1 लेंथ की मान रहा हूँ, और मेरे पास ये ट्राइंगल जो है, मैं इसे थोड़ा दूर ना बनाकर, मैं इसे यहाँ पर पास में बनाता हूँ, मैं इसे यहाँ पर बनाता हूँ 1 1 1। ये मेरे पास सबसे बेसिक जो है पास्कल्स ट्रायंगल है, सबसे बेसिक है। इसमें अब काफ़ी लेवल्स हम आगे बढ़ते चलेंगे, पर वो लेवल्स बनेंगे किस तरह से, हम उनकी बात करते हैं। तो हमने क्या बात की कि हमारा जो ये ट्रायंगल है ये 1 1 1 से बना हुआ है। बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स या लाइफ के जो लोग हैं, जो फिलोसफी के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर एक और अच्छी फिलोसफी जो है यूज़ की गई है कि एक जीव से 2 जीव बनते हैं, एक से 2 जीव बन रहे हैं। हम बायोलॉजिकली जब ये बात करते हैं तो एक ही इंसान से एक और नया इंसान बनता है, एक और नया इंसान बनता है, तो उसकी जो रेप्लिका है, सेम उसकी रेप्लिका जो है वो बनती है, सेम उसकी कॉपी जो है वो बनती है। रिप्रोडक्शन जो हमारा प्रोसेस है वो हमारे जैसे ही इंसान और प्रोड्यूस करता है। अगर इसे रिवर्स ऑर्डर में पढ़ा जाए, अगर इसे रिवर्स ऑर्डर में इस फिलोसफी को समझा जाए, तो हम दो से मिलकर माता पिता मिलकर एक संतान की उत्पत्ति करते हैं, जो इस व्हील को आगे बढ़ाती चली जाती है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाती चली जाती है। चलिए फिलोसफी की क्लास को खत्म करते हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे। ये हमारे पास सबसे बेसिक पास्कल ट्रायंगल है। अब हमें क्या करना है, पास्कल ट्रायंगल हमें ये कहता है कि आउटर बॉर्डर जो है वो हमेशा 1 ही रहेगी, आउटर बॉर्डर जो है हमेशा 1 रहेगी। और अंदर की तरफ क्या होगा, जब भी कोई 2 नंबर आ जाए, जब भी कोई 2 का एक लेवल हो, तो आप उन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। यानी कि 1 + 1 जो है मेरे पास यहाँ पर आएगा
2 मैं इसको नीचे लिख दूंगा। आपको समझ में आ रहा होगा अब शायद कि मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाया 1 1 1 का, और मैंने इसमें क्या किया, मैंने ये जो दोनों 1 थे इन दोनों 1 को जोड़कर नीचे लिख दिया 2। उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, मैंने इन दोनों को जोड़ के लिखा 1 + 2 3, वापस से इन दोनों को भी जोड़ के लिखा 1 + 2 3, और फिर से आउटर बॉर्डर जो है मैंने लगा दी 1। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने इन दोनों को जोड़ा 4, इन दोनों को जोड़ा 6, इन दोनों को जोड़ा 4। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा, मैं इसे यहाँ ही लिख देता हूँ। उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ा, मैंने लिया 1 5 10 10 5 1। अब आप देख के समझ सकते हैं, अब आप देख के समझते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने ऊपर की दोनों टर्म्स को जोड़ के नीचे लिखा है 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। अगर मैं एक और नीचे लेवल चलूँ, 6 क्या हुआ 15 20 15 6 एंड 1। एक और लेवल नीचे आ जाता हूँ मैं, अगर 7 21 35 35 21 एंड 7। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया है कि इस पास्कल ट्रायंगल को बनाने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। आप सबसे पहले 1 1 1 का जो ट्रायंगल है आप उसे बना लीजिए। 1 1 1 के ट्रायंगल को बनाने के बाद 1 1 1 के ट्रायंगल को बनाने के बाद, इस इक्वल ट्रायंगल को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसे बनाने के बाद आप इसके अंदर से स्टार्टिंग वैल्यूज को जो है ले लेंगे और 2 वैल्यूज को चूज करके आप नीचे एक नई वैल्यू बना लेंगे। क्या करेंगे आप, इस 2 नीचे वैल्यू को, मतलब 2 वैल्यूज को लेकर नीचे वैल्यू नहीं बना लेंगे। किसी भी जगह पर आपको कोई एलिमेंट देखना है, आप पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी एकदम से पकड़ लीजिए और उसके ऊपर v बना लीजिए। कोई भी एलिमेंट पकड़ लीजिए और उसके ऊपर v बना लीजिए, और आप पाएंगे कि ये जो एलिमेंट है ये ऊपर वाले दोनों के सम से आया है। ये रही बात मेरी पास्कल ट्रायंगल बनाने की, यही बात थी मेरी। जितने भी नाम मैंने लिखे हैं, खयाम, त्रिभुज, मेरु प्रस्तार या मेरु का ट्रायंगल जो है पास्कल ट्रायंगल है, या और भी दूसरे जो ट्रायंगल हम इसको नाम देते हैं, वो सारी बात बस इतनी सी है। हमने क्या करना है, हमने एक बेसिक सा ट्रायंगल बनाना है 1 1 1 का, और उसके बाद हमें आउटर बॉर्डर जो है वो 1 रखनी है। ये स्पेशल बात ध्यान रखें आप, आउटर बॉर्डर 1 1 1 रखनी है मुझे दोनों ही तरफ, और मुझे अंदर वाले जो 2 नंबर्स हैं वो कहाँ से आएंगे मेरे पास, मैं v बना दूंगा, मैं v बना दूंगा और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को ऐड कर कर यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, चलिए अब इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब इस ट्रायंगल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं पूरी 1 घंटे या 2 घंटे की क्लास भी लूँ तो भी मैं इसकी पूरी प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इनमें से सिर्फ उन प्रॉपर्टीज की बात करूंगा जो हमारे डेली लाइफ में काम आती हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आती है या हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इस ट्रायंगल की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आउटर बॉर्डर जो है, चाहे हम इधर से चलें चाहे हम उधर से चलें, वो हमेशा बराबर रहेगी, वो हमेशा 1 1 की रहेगी। यानी कि मिस्र के जो पिरामिड है वो अगर आप चढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप चढ़ने की कोशिश करेंगे मिस्र के पिरामिडों को, तो आप वहां पर एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर को पाएंगे, और वो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर जो है, सीढ़ियां, हारी सीढ़ियां जो हैं वो बराबर हैं। और ये मेरू का जो पिरामिड है, ये मेरू नाम जो है, ये मेरू नाम जो है, मेरू का अर्थ होता है पर्वत। राजस्थान में जैसे जैसलमेर है तो वो पर्वत का नाम है जैसल, और उस पर्वत के नाम पर उस शहर का नाम पड़ा है जैसलमेरू, और जैसलमेरू बाद में बना हमारे पास जैसलमेर। तो हमारा जो ये पर्वत है, इस पर्वत की जो सीढ़ियाँ थी, ये सारी की सारी जो है इक्वल स्टेप्स होंगी, 1 1 की होंगी। उसके बाद इसकी जो सेकेंड रो होगी, ये मेरी फर्स्ट रो थी, मैं यही लिख देता हूँ, ये है मेरी फर्स्ट रो। उसके बाद ये मेरी सेकंड रो जो है, सेकंड रो जो मेरी ये वाली है, ये मुझे काउंटिंग नंबर्स देती है। आप देखेंगे मैं चाहे इधर से लूं, मैं चाहे इधर से लूं, या मैं चाहे इधर से लूं, आप जिधर से भी काउंट करना चाहें, आप जिधर से भी देखना चाहें, इधर और इधर दोनों तरफ जो है मुझे ये सेकंड रो जो है मेरी, ये मुझे क्या देती है, काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स जो थे मेरे, यानी कि गिनती करने के जो मेरे नंबर्स थे, इन्हें मैंने क्या कहा था, इन्हें मैंने कहा था नेचुरल
नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो प्राकृतिक रूप से मुझे काउंटिंग करने में मदद करते हो। नेचुरली जब भी मैं काउंट करता हूं तो मैं कौन से नंबर्स लेता हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से मेरे नंबर्स स्टार्ट होते हैं और ये मेरे क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद मैं काउंटिंग नंबर्स को काउंट कर चुका हूं 1 2 3 4। उसके बाद मेरे पास जो है, एक बार के लिए मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद साथियों, जो तीसरा लेवल है, ये वाला तीसरा जो लेवल है, ये जो तीसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल मुझे क्या देता है? ये तीसरा लेवल जो है मुझे, ये जो थर्ड लेवल है, ये मुझे देता है ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं साथियों? ट्रायंगुलर नंबर्स जो है मेरे पास, वो ऐसे समझने के बजाय आप ऐसे समझ लीजिए, मैं ट्रायंगुलर नंबर की बात कर रहा हूँ। 1 3 10 5 15 21, इस तरह से मेरे पास ट्रायंगुलर नंबर चलते जाएंगे। ट्रायंगुलर नंबर क्या है कि मैं एक बेसिक ट्रायंगल बनाता हूँ, जिसमें मेरे पास 3 डॉट्स हैं। ऑब्वियस ही बात है, मेरे पास 3 डॉट्स होंगे, मेरे पास ट्रायंगुलर नंबर में 3 डॉट्स होंगे। उसके बाद अगर मैं इस ट्रायंगल को एक्सपेंड करता हूँ, इक्वल लेंथ पे एक्सपेंड करता हूं, तो मेरे पास जो ये मिड पॉइंट है, ये क्या बनेगा? ये भी इक्वल बनेगा। अगर मैं इस नए ट्रायंगल के अंदर पॉइंट्स काउंट करूं, तो मेरे पास यहाँ पर कितने पॉइंट होंगे? 1 2 3 4 5 6, मेरे पास मिल चुका है 6। अगर मैं इस ट्रायंगल को और एक्सपेंड करूं, जितनी मेरी ये लेंथ थी, तो अब मेरे पास क्या आएगा? अब मेरे पास ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 2 3 4, यानी कि मेरे पास क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास ये नया एक नंबर आ चुका है, ट्रायंगुलर नंबर। यानी कि इसको ऐसे आप नहीं समझ पा रहे हो। अगर इसे आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं इक्वल लेंथ की बात कर रहा हूँ। पहले मैंने इसकी लेंथ जो थी उसको डबल किया तो मेरे पास ये ट्रायंगल बना। अब मैंने इस टोटल लेंथ को डबल किया तो मेरे पास ये ट्रायंगल बना। मेरे पास पहली ये लेंथ थी, मैंने इसको डबल कर दिया। अब इस लेंथ को जो है मैंने टोटल रूप से यहाँ पर डबल कर दिया है। मैंने इस लेंथ को एक लिया, फिर एक लिया, तो मेरे पास ये टोटल लेंथ जो है डबल हो चुकी है। मतलब मिड पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट होगा और ये जो लेंथ है मेरी, ये यहाँ पर डबल हो चुकी होगी। ये मेरी लेंथ जो है यहाँ पर डबल हो चुकी होगी। अगर आप इसे ऐसे नहीं समझ पाए तो ये मैंने एक डिस्क ली है, फिर इसके बाद मैंने एक और डिस्क ली है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? उसके बाद मैंने ये 3 की डिस्क बना ली। अब इसके बाद मुझे कितने चाहिए? बिल्कुल, मुझे कितने चाहिए? अब नया लेवल चाहिए। मुझे नए लेवल में कितने डालने हैं? 3। ऊपर के में मेरे 2 हैं, नीचे के में मेरे पास कितने आएंगे? 3। उसके बाद मेरे पास कितने आएंगे? 1 2 3 4। तो अब इस नए ट्रायंगल पे अगर हर लेवल में मैं नंबर एक मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर से बढ़ाता जा रहा हूं, पहले में 1 थे, दूसरे में 2 थे, तीसरे में 3 थे, चौथे में 4 थे, तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर मेरे पास टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल कितने डॉट्स होंगे? वो होंगे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये नंबर जो है मैं लेवल देख के बता सकता हूं कि मेरा लेवल कौन सा है। अगर मेरा लेवल 4th है, 1 2 3 4 है, अगर मेरा लेवल 4 है, तो 4 लेवल के जस्ट बाद मेरे पास कितने नंबर होंगे? मेरे पास नंबर होंगे वहां पर 10 टोटल नंबर्स होंगे। टोटल मेरे पास कितने नंबर्स होंगे? 10 नंबर्स होंगे। किसके? ट्रायंगल्स के डॉट्स के, ट्रायंगल के डॉट्स के। अगर मैं इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, मैंने क्या बात की अभी? ट्रायंगुलर नंबर्स की। ट्रायंगुलर नंबर्स मेरे पास क्या होते हैं? ट्रायंगल के डॉट्स, और इन्हीं की लेंथ को अगर रिपीट किया जाए तो फिर से मेरे पास डॉट आएगा। उसके बाद में बात करता हूं इसकी जो 4th लेवल है, ये जो 4th लेवल है, इसकी ये जो 4th लेवल है, ये 4th लेवल मुझे क्या देती है? ये 4th लेवल मुझे देती है टेट्राहेड्रल नंबर। अब ये टेट्राहेड्रल क्या होता है? टेट्राहेड्रल आप सभी जानते हैं,
आप ऑलमोस्ट लोग जानते होंगे। आपने क्या किया, आपने बॉल्स ली, जैसे आपने एक बॉल ली, एक बॉल ली तो उसको ऐसे कैसे रख दिया। अब इस एक बॉल को उठाकर आपको नीचे एक नया लेवल रखना है, तो आप कैसे रखेंगे, आप कैसे रहेंगे कि बॉल जो है बैलेंस हो जाए। ऐसी मेरे पास बहुत सारी बॉल हैं, अगर मैं इस बॉल को अकेली को रखता हूं तो ये बैलेंस होके एक जगह टिक गई। उसके बाद मैंने इसको उठाया, मेरे को एक लेवल और बढ़ाना है, मुझे एक स्टेज और बढ़ानी है। एक स्टेज बढ़ाने के लिए मैं इसे कहां पर रखूं, एक स्टेज बढ़ाने के लिए मैं इसे ऊपर रखूंगा, एक लेवल और आएगी बॉल्स की। तो उस दूसरा लेवल जो आएगा उसमें कितनी बॉल्स होनी चाहिए, उसमें कितनी बॉल्स होनी चाहिए, आप देख के बताएंगे, अगर आप सोच के बताएंगे। अगर तो मेरे पास अगर एक बॉल थी तो वह ऐसी कैसी रख गई। अगर मैं एक और बॉल रखना चाह रहा हूं तो वो यहीं पर तो रखी जाएगी। 3 बॉल्स में रखूंगा और 3 बॉल्स के ऊपर उस बॉल को रखूंगा। उसके बाद अगर मैं फिर से आगे बढ़ाऊं, अगर मैं इन 3 बॉल्स को भी टिकाना चाहूं तो ये 3 बॉल्स मेरी कहां कहां पर टिकेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरी बॉल्स कितनी जगह पे रखेंगी, 6 बॉल्स पर। मैं 6 बॉल्स को जमाऊंगा और उन 6 बॉल्स की जो बीच की खाली जगह है, जो वॉइड होगा, वहां पर मैं इस बॉल को रखूंगा। शेप से कंफ्यूज ना हो, मैं इस बॉल को वहां पर रखूंगा। तो मेरे पास एक बार में अगर मैंने एक बॉल रखी तो मेरे पास कितनी बॉल होंगी, एक बॉल होगी। अगर मैंने सेकंड लेवल बढ़ाया, तो सेकंड लेवल बढ़ाने के बाद मेरे पास कितनी बॉल्स होंगी, मेरे पास टोटल बॉल्स जो हैं वो 4 होंगी। अगर उसके बाद मैंने फिर से एक नया लेवल बढ़ाया, जो मैंने बात की कि नीचे मैं 6 बॉल्स रखूंगा, तो वो मेरे पास क्या होंगी, वो टोटल बॉल्स जो है मेरे पास 10 बॉल्स होंगी। ये आपने मेले में भी देखा होगा, आपने किसी भी मेले में देखा होगा, वहां पर आपके पास गिलास जमे होते हैं। वो गिलास जब इस तरह से जमे होते हैं, या कार्ड्स का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसल बनाते हैं, जब ये बना होता है तो वो ट्रायंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। पर उन्हीं गिलास को अगर मैं 3D के अंदर जमाऊं, ट्रायंगल की फॉर्म में, मतलब एक लाइन की फॉर्म में ना जमाकर अगर उसे 3D स्पेस में एक थाली के अंदर सारे गिलासों को रखूं, उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रक्चर को बनाते चलूं, एक पिरामिड बनाऊं, तो वो पिरामिड जो है मेरे को पर लेवल जो है टेट्राहेड्रल नंबर देगा, क्योंकि वो 3D के अंदर बन रहा होगा। तो ये मेरे पास जो है 3 चीजें थी। पहला रो मुझे, मतलब फर्स्ट रो जो है मुझे क्या देगा, फर्स्ट रो मुझे देगा, या 0th रो जो है मेरा वो देगा मुझे 1-1 की बॉर्डर यानी कि स्टेप बॉर्डर से। सेकंड रो मुझे देगा नेचुरल नंबर्स यानी कि काउंटिंग नंबर्स। थर्ड रो मुझे देगा ट्रायंगुलर नंबर, और फोर्थ रो जो है मुझे देगा टेट्राहेड्रल नंबर्स। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन, ये असल में काम का आ रहा है। जब आपको ये इसका काम पता चलेगा आपको मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको, ये प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आपको अभी फिर से, कि जब आप इसे देखेंगे, जब आप इसको यूज करेंगे तो इसमें आपको मजा आ जाएगा। देखिए, कोई मुझे बताएगा 11 का पावर 0 क्या होगी, या 11 की पावर 1 क्या होगी, या 11 की पावर 2 क्या होगी, या 11 की पावर 3 क्या होगी। एक बार सोच के बताएं, एक बार दिमाग में चेक करके बताएं, एक बार पेन कॉपी लेकर करके बताएं, एक बार इसे मल्टीप्लाई करके देखें आपको क्या मिलेगा। 11 का मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, मैं एक बार इधर करके भी दिखा देता हूं आपको। जो सीधे साधे बच्चे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, जो इतनी चीज़ों में नहीं उलझते हैं, जिनेट्रिक वगैरह नहीं आती उनके लिए, 1 एकम 1 1 एकम 1, नीचे डैश लगाया, 1 एकम 1 1 एकम 1, 1 2 1 1 2 1। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो होगा 1, किसी भी नंबर की पावर 1 होगा तो वही नंबर रिपीट हो जाएगा। स्क्वायर होगा तो वो नंबर आपस में एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 1। अगर 3 टाइम्स होगी तो ये जो आंसर आया मैं इसे एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 × 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1। आंसर क्या है मेरे पास, 1 3 3 1। अब ये जो 11 की पावर्स हैं, क्या आप लोग इस आंसर को कहीं पे देख पा रहे हैं? क्या आप इसको देख पा रहे हैं? आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। अगर मैं पास्कल ट्रायंगल की बात करता हूं और अगर मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि मुझे आप ये बताइए 1 की पावर 6 क्या होगी, 11 की पावर 6 क्या होगी, तो आपको कहीं पे भी कैलकुलेट करने की या इसे बार बार मल्टीप्लाई करने की किसी कैलकुलेटर की किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। आप पास्कल ट्रायंगल बना लीजिए। एक बार पास्कल ट्रायंगल बनाने के बाद आप सीधे, क्योंकि 6th पावर है, 6 नंबर पे देख लीजिए और यहाँ पर इस नंबर को ऐसे के ऐसे ही रिपीट कर दीजिए।
इस नंबर को ऐसे कैसे ही रिपीट कर दीजिए। क्या ये ऐसे कैसे ही रिपीट होगा? क्या ये ऐसे कैसे ही रिपीट होगा? एक बार देख लीजिए इसे। मैं अगर फोर्थ की पावर, मतलब पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि सही तो बोल रहा हूँ क्या मैं। क्या 11 की पावर 0 1 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या 11 की पावर 1 होता है? हाँ बिल्कुल 1 1 11 होता है। क्या 11 की पावर 2 जो है मेरे पास 1 2 1 होता है? हाँ बिल्कुल 1 2 1 होता है। क्या 11 की पावर 3 मेरे पास 1 3 3 1 होता है? हाँ मैंने यहाँ पे अभी भी कैलकुलेट किया था। क्या 11 की पावर 4 जो है मेरे पास 1 4 6 4 1 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। क्या मुझे 11 की पावर फाइंड आउट करने की जरूरत है? क्या ये डिजिट्स को मैं एक साथ लिखूंगा या इनको सम करूंगा? क्या करूंगा? इस बात को चेक करने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं रट के कुछ बोल रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने ही ये चीजें डिराइव कर रहा हूं। मेरे पास क्योंकि 11 की पावर 4 यानी कि 1 4 6 4 1 है, तो मैं इसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं। 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसे, तो 1 4 6 4 1 डिवाइड बेस में 1 4 6 4 1 ऐड कीजिए 1 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 10 का 0 हासिल लगा 1, 10 एंड 11 हासिल लगा 1, 5 एंड 6 हासिल लगा 1। ये मेरे पास क्या आ रहा है? ये मेरे पास आ रहा है 11 की पावर 5। 11 की पावर 5। एक सेकंड के लिए रुकिएगा, मैं इसे टैली भी कर लेता हूं। 11 की पावर 5 1 4 6 4 1 बिल्कुल यही मेरे पास आंसर आ रहा है। तो मैं यहां से क्या डिराइव कर सका? मेरे पास यहां से क्या डिराइव हुआ कि 11 की पावर 5 जो है मेरा, 11 की पावर 5 जो है मेरा, वो क्या होगा? मैं इधर से स्टार्ट करूं, 1 5, उसके बाद मेरे पास 10 आया, तो 10 का मैंने 0 लिखा, जो कैरी था वो मैंने आगे ऐड कर दिया 1। उसके बाद वापस यहाँ पे 11 हुआ, 11 का जो कैरी था मैंने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया 6 और एडिशन कर दिया। मेरे को सिर्फ इस लाइन को देखकर एडिशन करना है। मल्टीप्लिकेशन मेरा 11 का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए क्यूबर सम हो सकता था, मेरे पास लेंथी हो सकता था, पर मेरे लिए अब वो आसान हो चुका है। तो अगर मैं 11 की पावर अगर मैं 6 करता हूं, तो 11 की पावर 6 करने के लिए या तो मैं ऊपर के लेवल को मल्टीप्लाई कर दूं 11 से, पर मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं? मैं इस लेवल को 6 वाले लेवल को जो है ऐड कर देता हूं यूनिट डिजिट की तरफ से। 1 6 15 का 5, 1 को कैरी लिया 21, 21 का 1, 2 को कैरी लिया 5 और 2 7, 1 को कैरी लिया आगे 7 और 1। क्या ये बात बिल्कुल सही हो रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय 11। मेरे पास 1771561 जो है वो क्या आ रही है? 11 की पावर 6 आ रही है। तो अगर आपको 11 की पावर्स जो है चेक करनी है, आप किसी भी पावर को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना। आप देखिए, ये मेरा क्या है? 0th लेवल है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मेरा 0th लेवल है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है, 7 है। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? जो काउंटिंग नंबर्स मैंने लिए हैं, अगर मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ इस लेवल के लिए, या मैं यहाँ पर 0 लगा देता हूँ इस लेवल के लिए, तो मैं काउंट कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे होल नंबर्स हो चुके हैं, जो कि मेरे थे ही नहीं ट्रायंगल पर। मैंने बाकी सारी जगहों को, जो खाली जगह थी, उनको 0 से भर दिया अगर, तो ये मेरा 0 से स्टार्ट हो चुका। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक करने के लिए मैं कहाँ देखूँ? 1 के जस्ट बाद जो डिजिट आ रहा है वही मेरा काउंटिंग नंबर होगा, वही मेरा उस लेवल को बता रहा होगा। तो मैं 7 लेवल तक यहाँ पे बना रहा हूँ। इस 7 लेवल पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए। आप कोई भी रेंडमली एक लेवल उठा लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूं ये लेवल उठा लेता हूं मैं। मेरे पास है कोई एक्सप्रेशन a प्लस बी की पावर 2।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास ये एक आइडेंटिटी भी है, हम इसको बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला जो है हमें याद करना पड़ता है, इस फॉर्मूले को हमने याद कर रखा है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। साथ ही साथ इस फॉर्मूले को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, और a को a से मल्टीप्लाई किया, a को b से मल्टीप्लाई किया, a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस a को b से मल्टीप्लाई किया ab, उसके बाद b को a से मल्टीप्लाई किया b इंटू a, यानी कि उसे भी हम कह सकते हैं a इंटू बी प्लस b इंटू बी यानी कि b का स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस b का क्यूब, आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप मुझे कहेंगे कि इसी नंबर को मैं एक बार फिर से a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या होगा। अब की बार मैं क्या करूंगा, a प्लस बी को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे a को a से इससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे b को इससे करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा। मुझे बचपन से ये रटाया गया है, आप में से ज़्यादातर लोगों को भी ये रटा हुआ होगा, याद किया होगा आप लोगों ने। इसे आपने लिखा होगा a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आपने ये याद किया होगा। कुछ लोगों को ये a प्लस बी की घात 3 तक भी पता होगा, सॉरी 4 तक भी पता होगा, पर 4 से बाद क्या, 4 के बाद क्या? अगर आपसे कोई पूछ लेता है a प्लस बी की घात जो है, a प्लस बी की घात जो है वो मेरी, आप बताइए मुझे 7 तक, तो आप कैसे बता पाएंगे? एक बार जरा सोचिएगा यहाँ पर कि आपके पास क्या पॉसिबल तरीके हैं। मैं एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ और मैं उस एक ही टॉपिक से कितनी सारी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरे पास इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पास्कल ट्रायंगल 11th क्लास, अगर आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो ये 11th क्लास में इसका वर्णन है। 11th क्लास में पहली बार इस ट्रायंगल को सिखाया गया है, पर मेरे मत में ये ट्रायंगल जो है बचपन में ही सिखा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी जगह काम आता है। अभी हम इसके और बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो मेरा सवाल है कि a प्लस बी की पावर जो है वो मैं कहां से निकालूंगा? तो देखिए, मुझसे पूछा गया है पावर, मैं रेंडमली पहले कोई भी एक पावर ले लेता हूं, मैं ये पावर ले लेता हूं 4। ये मेरे पास इंडाइसेस हैं, ये मेरे पास इंडाइसेस हैं या पावर्स हैं, मेरे पास पावर्स हैं। इन पावर्स को मैंने लिया, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं 4, एक बार के लिए उदाहरण के लिए आप देखें कि मैं 4 लेता हूं, तो 4 के जो कॉन्स्टेंट्स हैं मैं उनको एक साथ लिख देता हूं, 1 4 6 4 1। हर डिजिट के आगे मैं, क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूं, a प्लस बी की पावर 4 की बात कर रहा हूं, मुझे प्लस ही मिल रहा है, तो मैं हर जगह प्लस लगा देता हूं। मैंने हर जगह प्लस लगा दिया। उसके बाद मैं हर जगह a b a b a b a b a b लिख देता हूं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, हाईएस्ट पावर मेरे पास है 4, तो मैं a की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करूंगा और b की लोएस्ट पावर 0 से स्टार्ट करूंगा, और मैं अब इस सीक्वेंस को, इस पैटर्न को आगे बढ़ाते चलूंगा इस ऑर्डर में कि मैं a की पावर को तो 1 कम करते चल रहा हूं, यानी कि 4 माइनस 1, और b की पावर को 0 प्लस 1 करते चलूंगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, n माइनस 1 तो क्या कर रहा हूं a की पावर में, और b की पावर में मैं क्या कर रहा हूं 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 जो है मैं करता जा रहा हूं। कब तक मैं करूंगा इसे, मैं जितनी मेरी मैक्सिमम पावर है वहां तक मैं इसे करूंगा। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास अगर मैं इसे सॉल्व कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, 4 से कम 3, b की पावर 0 से क्या बढ़ी 1। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मेरे पास ये पावर क्या हुई, a की पावर 3 से कम हुई 2, और b की पावर 1 से बढ़ी 2। फिर से मैंने देखा a की पावर कम हुई, 2 से कम हुई 1, b की पावर मेरी 2 से बढ़ी 3, a की पावर मेरी हुई 1 से कम 0, और b की पावर मेरी बढ़ी 4। इस इक्वेशन को, जो मेरे को लॉज पता है, जो मेरे को नियम पता है, उनसे जल्दी से रिजॉल्व कर लेते हैं। 1 का कोई मतलब नहीं होता है।
1 को मल्टीप्लाई करने का मतलब वही संख्या रहती है। किसी भी संख्या की पावर a की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर मुझे 1 हमेशा देती है, तो मैं क्या लिख दूं इसकी जगह 1, और 1 को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, वो संख्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 1 हो, किसी भी संख्या के ऊपर पावर हो, इसका मतलब क्या है, वो संख्या वही लिखी हुई है। तो मेरे पास a प्लस b की पावर 4 जो है क्या आया है, a की पावर 4 प्लस 4, a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b की पावर 4। अब एक बार के लिए मैं छोटे वैल्यू पे भी चेक कर लेता हूं। अगर मैं छोटे वैल्यू पे चेक करके आपको बताना चाहूं, जो आप लोगों को याद है ज़्यादातर, a प्लस b की पावर 2, a प्लस b की पावर 2 आप देख लीजिए, ये मेरा लेवल है a प्लस b की पावर 2 का। 1 2 1 प्लस लगा दीजिए, बड़ा लिख देता हूँ, 1 2 1 प्लस लगा दीजिए दोनों के आगे, और क्योंकि मेरे पास प्लस है, और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का मतलब मेरा a b a b a b, a की पावर 2 है, b की पावर 0 है, a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, a की पावर 0 है, b की पावर 2 है, b की पावर आप लिखेंगे 0 1 2, a की पावर लिखेंगे आप 2 1 0। 0 वाली गायब कर दी मैंने, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, उसका मतलब होता है 1। पावर को उसी नंबर से लिखा जा सकता है, यानी कि मेरे पास a प्लस बी का स्क्वायर जो है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, वो मेरे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझे आप लोग? तो मैं अगर आपसे पूछता हूं a प्लस बी की होल पावर 7 अगर है, तो आप ये जो है पूरी सीरीज को लिख दें, और इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद आप जो है इसमें से a b की पावर जो है मैक्सिमम पावर, क्योंकि मेरे पास 7 है, तो a की पावर को 7 से घटाते चलें और b की पावर को 0 से बढ़ाते चलें। आपको इंस्टेंटली, आपको बिना मल्टीप्लाई करे, आपको बस ये लिखना है देखकर, और देखकर लिखते ही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर नेगेटिव की बात करें, अगर नेगेटिव की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, अगर मैं यहां पर नेगेटिव करता हूं, तो मेरे पास इवन प्लेसेस जो हैं, मेरे पास इवन प्लेसेस जो हैं, अगर पावर इवन है तो इवन प्लेसेस पे मैं क्या कर दूं, माइनस का साइन लगा दूं। अगर मेरे पास a माइनस b की पावर 3 होता तो मेरे पास क्या होता, आप खुद ही बताइए, आप खुद ही बताइए। मेरे पास ये हो रहा है, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, मैं ऑड पावर है, तो जहां मेरी ऑड पावर है, क्या मैं वहां पे लगाऊं, क्या मैं वहां पर लगाऊं? एक बार के लिए देखिए, मैं इवन पावर पे ही लगाऊंगा, मैं इवन प्लेस पे ही लगाऊंगा। तो इवन प्लेस मेरे पास कौन कौन से हैं, मेरे पास फिर कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं दोनों को कंफ्यूज ना होने के बताया आप लोगों के सामने ही करके देख लेता हूं। ये मेरे पास है a माइनस बी, a माइनस बी को मैंने एक बार फिर से a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं इसको एक बार के लिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। a की पावर 3 माइनस 2, a की पावर 2, a की पावर 2b प्लस b की पावर 2a, या a b प्लस, अब प्लस नहीं आएगा, अब आएगा माइनस, क्योंकि मेरे पास अब सब कुछ माइनस में चलता जा रहा है। माइनस a स्क्वायर b, माइनस 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 प्लस 2ab स्क्वायर, माइनस माइनस मेरे पास क्या आया, b क्यूब, माइनस मेरे पास क्या आया, b क्यूब। मैं इसे एक बार के लिए जोड़ दूं, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b, माइनस का चल रहा है 2a स्क्वायर b प्लस 3, सॉरी ये 3 हो गया है, 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो मैंने क्या देखा, मैंने क्या नोटिस किया कि मेरे पास जहां जहां पर भी इवन पावर्स हैं, अगर मेरे पास साइन चेंज होता है तो साइन मेरा कहां पर डिपेंड करेगा, जहां जहां पर मेरी इवन पावर्स हैं, जहां जहां पर मेरी इवन पावर्स हैं, मैं उन सॉरी जहां जहां पर मेरी इवन प्लेसेस हैं, इवन प्लेसेस में साइन चेंज कर दूं। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर में कहां पे चेंज किया, 1 2 1, मैंने यहाँ पर चेंज किया, 1 2 3, मैंने इवन पोजीशन पे चेंज किया। यहाँ पर मेरे पास कितनी पोजीशंस थी, 1 2 3 4, तो मैंने किस किस पोजीशन पे चेंज किया, मेरे पास थर्ड पावर थी
पर मेरे पास साइन नेगेटिव का था तो मैंने किस किस पोजीशन पे चेंज किया, 2 पे चेंज किया और 4 पे चेंज किया। तो आप साइन में भी कंफ्यूज ना हो, अगर आपके पास साइन का वैल्यू भी आ जाए या साइन का क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप इस पास्कल ट्रायंगल से देख कर बना सकते हैं। इस टॉपिक को जब भी हम आगे कॉम्बिनेट्रिक्स पढ़ेंगे या कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम एक बार के लिए इसे डिस्कस करने वाले हैं।